नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का सबसे खास कार्यक्रम सुबह बोलेगा। और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे कि आखिर घर वापसी कब होगी। जी हां, 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, उनके पलायन का जिम्मेदार कौन था और सरकार ने अब तक क्या किया। ये वो हैं जिन्होंने 1990 के दशक में अपनी जमीन को छोड़कर जिन्हें जाना पड़ा। दूसरे में वो जो कभी घाटी छोड़कर गए ही नहीं, अनिश्चितता के साए में बरसों से घाटी में ही रहते आ रहे हैं। और अब द कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद देश के लोगों के सेंटिमेंट्स जाग गए हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी विवाद के बाद अब सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि माहौल ऐसा है कि अब कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में आ सकते हैं। सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने यह भी कहा कि फिलहाल सीआरपीएफ के कई कैंप और हेडक्वार्टर कश्मीरी पंडितों के घर और मंदिर परिसर से चल रहे हैं, लेकिन अगर वो कहेंगे तो हम उनके घर छोड़ देंगे। धारा 370 हटने के बाद पथराव की घटनाएं लगभग शून्य हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी सही तरीके से आखिर कब होगी। जी हां, सुबह बोलेगा में आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर कश्मीरी पंडितों की सही तरह से घर वापसी कब होगी, क्योंकि और सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिर सरकार ने अब तक क्या किया है इनकी घर वापसी के लिए। धारा 370 हटने के बाद क्या कुछ हुआ इनके साथ, इस पर भी आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज सुबह बोलेगा में यही है कि सरकार ने अब तक क्या किया और कब होगी कश्मीरी पंडितों की सही तरह से घर वापसी। जी हां, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद ये मुद्दा गरमाया हुआ है, कई लोग इस फिल्म की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्हें नहीं समझ में आए ये बात, और लगातार वो कई तरह की बातें करते हुए भी नजर आए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पथराव की घटनाएं लगभग ना के बराबर हैं। और सरकार ने क्या किया है, आज इसको लेकर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर लगातार अब कई बड़ी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि कश्मीर फाइल्स के सामने आने के बाद अब यह मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब, ये सवाल अब लगातार जनता भी पूछ रही है कि आखिर उनके पलायन का जिम्मेदार कौन। 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, उनके पलायन का जिम्मेदार कौन था और सरकार ने अब तक क्या किया है। एक वो हैं जिन्होंने 1990 के दशक में अपनी जमीन को छोड़कर जिन्हें जाना पड़ा, कई लोग चले गए, और दूसरे वो जो कभी घाटी छोड़कर गए ही नहीं। दरअसल अनिश्चितता के साए में बरसों से घाटी में ही वो रहते आए हैं। और अब जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई तब देश के लोगों के सेंटिमेंट्स जाग गए हैं। हमने देखा है लोगों ने इस मूवी को सराहा। इस मूवी के पीछे, इस फिल्म के पीछे जो कहानी है वो देखकर लोग भावनाओं से ओतप्रोत नजर आए हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया, और अब सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया कि माहौल ऐसा है कि अब कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में आ सकते हैं। यानी एक लंबा वक्त इस माहौल को बनने में लगा है। और सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने यह भी कहा है कि फिलहाल की अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ के कई कैंप और हेडक्वार्टर कश्मीरी पंडितों के घर और मंदिर परिसर से ही चल रहे हैं। यानी कई कैंप और क्वार्टर कश्मीरी पंडितों के घर और मंदिर से ही चलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कश्मीरी पंडित कहेंगे तो वो उनके घर भी छोड़ने को तैयार हैं और उनके घरों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि धारा 370 जिस तरह से हटाई गई उसके बाद की बात की जाए तो पथराव की घटनाएं लगभग यहां पर खत्म हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है अभी भी जो बना हुआ है, जिनके जवाब लगातार लोग मांग रहे हैं, वो यही कि आखिर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी सही तरह से अगर की जाए तो कब होगी।
सरकार ने अब तक क्या किया, इसको लेकर भी लगातार अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी देरी हुई। क्योंकि अब जब कश्मीर फाइल्स सामने आई है उसके बाद कई जगहों पर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया ताकि लोग इनके दर्द को समझ सकें। और कई लोगों का ये भी कहना है कि कश्मीर फाइल्स न सिर्फ पहले की बातों को दर्शाती है बल्कि भविष्य को भी दर्शाती है। और लगातार हमने देखा यहाँ पर कश्मीर फाइल्स की तारीफ होती हुई नजर आई, लेकिन इसके बाद से अब यहाँ पर ये मुद्दा भी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में रवि काचरू जी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सुबह बोलेगा में। रवि जी, आपसे जानना चाहती हूं, आपको क्या लगता है कि आखिर कश्मीरी पंडितों की सही तरह से घर वापसी कब होगी? सवाल बोले तो रवि जी आप जी बोलिए। रवि जी, 32 साल बीत गए हैं, तो आज इसको सही समय तो नहीं कहेंगे, बट अब ये है कि जब जागो तब सवेरा है। अगर 32 साल भी इस फिल्म के आने के बाद हमारे देश का हर राष्ट्र प्रेमी जागा है, इंक्लूडिंग मीडिया, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। मगर जैसा हालात देखे गए अभी तक और सामने आ रही हैं चीजें, उससे लगता है कि हम वाकई सच माने में अगर शब्दों का कहें कि हम अपने घर बहुत सेफली पहुंच सकते हैं, उस घर में पहुंच पाना तो बहुत ही मुश्किल लगता है, मुझको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, जो हमारी डिमांड पनवेल कश्मीर के बैनर पे हम 32 साल से मांगते रहे हैं सरकार से कि हमको केंद्र शासित प्रदेश बना करके घाटी में ही अलग से एक वॉल्ड सिटी में रखा जाए, जहाँ पर सेंटर का कंट्रोल हो और स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस का न हो। बहुत अच्छा इस पिक्चर में दिखाया गया, दर्शाया गया, जो सत्यता है पूरी सत्यता दिखाई गई है। उस आधार पे हम ये कहना चाहेंगे, जब इतना गंदा माहौल रहा है, इतनी भयानक घटनाएं बराबर हुई हैं और अभी भी हो ही रही हैं। अगर आप कल का भी देखें तो कितना मुठभेड़ हुई और कितने मारे गए, तो काफी कंट्रोल है, मैं मानता हूँ काफी कंट्रोल है। 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद पहला कदम तो अच्छा बढ़ा है। और इस फिल्म के आने के बाद देश का हर नागरिक जागरूक हुआ है और ताज्जुब कर रहा है कि उसको ये बातें मालूम नहीं थी और अब वो विचार कर रहा है, उसके बारे में कंसर्न्ड है, तो बहुत अच्छी बात है। मगर हम उसी घर में, सेम घर में जहां हम रहते थे, प्रैक्टिकली बहुत लंबा समय लगेगा उसको वो माहौल लाने का। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए, कश्मीरी पंडितों का ये 7वां एक्सोडस हुआ था। इससे पहले 6 बार हम ऐसे ही भगाए गए हैं पास के इतिहास में। तो अब हम आज के तारीख में ये नहीं चाहते हैं कि हम फिर उसी कंडीशन में, अनसेफ कंडीशन में उसी मकान में जाके रहें। भले वो तोड़ दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, कब्जा लिए गए हैं और सरकार मदद करेगी उसी घर में वापस। नहीं, लेकिन रवि जी आज एक बयान सामने आया है जहां पर ये कहा गया है कि बहुत से कैंप जो है वहां से चल रहे हैं कश्मीरी पंडितों के घरों से, मंदिरों से, लेकिन अगर कश्मीरी पंडित कहते हैं तो वो उन घरों को, मंदिरों को खाली करने को तैयार हैं। यानी अब कहीं ना कहीं अब इस मूवी के आने के बाद काफी बदलाव जो है वो हुआ है। वो ठीक है जी रवि जी आपके पास वापस आएंगे, इसका जवाब आपसे हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में एक दर्शक है मनीष खन्ना जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या राय है आपकी, अपनी बात कहिए। हाँ जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। कश्मीरी पंडितों की कुछ बात चल रही है आपके कार्यक्रम में, तो कुछ बातें मेरे दिमाग में ऐसे ही कौंधी, तो मैंने सोचा कि फोन करूं, आपने नंबर दिया हुआ था। एक तो ये है कि कश्मीरी पंडित जब स्थापित किए गए, बहुत ही दर्दनाक हादसा था, वो कृत्य था, हादसा नहीं था। जिसने भी किया था वो सब जानते हैं। अभी कश्मीरी पंडितों को वापस बचाने की बातें होती हैं, तो क्या वहाँ वातावरण उचित है? क्या कश्मीरी पंडित इतने मजबूत हैं कि वहां पे बसने के बाद अपने आप को दोबारा डिफेंड कर सके, रक्षा अपनी कर सके? कोई ऐसा संगठन उनका, कुछ ऐसा ट्रेनिंग उनकी उन्होंने करी है? एक तो ये है, क्योंकि इसके पीछे मेरा विचार ये है कि जो पाकिस्तानी मूल के इतने ज्यादा नागरिक कश्मीर में अभी भी हैं, जो कश्मीरी लड़कियों से शादी करके नागरिकता ले चुके हैं T70 के प्रोविजन के अंतर्गत, वो अभी भी वहाँ मौजूद हैं। तो मेरा यही सवाल है। और एक है कि क्या कश्मीरी पंडित अपनी रक्षा कर सकेंगे? जी
जी, इस पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ में। अभी सुना आपने रवि साहब, इनका भी जवाब आपसे हम लेंगे कि आपको लगता है कि क्या कश्मीरी पंडित अब इतने मजबूत हो पाए हैं, क्या उनके अंदर ये भाव आ पाया है कि वाकई में वो कश्मीर बस घर वापसी करते हैं तो क्या वो सुरक्षित होंगे और क्या अपनी रक्षा कर पाएंगे? रवि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें फोन। आप कैसे सोच सकते हैं कि हेलो जी अब आ रही है, जी अब आ रही है रवि जी आपकी आवाज। आप कोई भी ऐसे कैसे विचार कर सकता है कि इन कंडीशन में हम वहां पे सेफली रह सकते हैं। और आपका एक सवाल आया अभी आपके वक्ता का कि क्या हम अपने मजबूत हैं क्या, तो हम आपके संज्ञान में फिर से लाना चाहेंगे कि हम मजबूत पढ़ाई लिखाई में और ज्ञान विज्ञान में हुआ करते थे, हमारा इतिहास है, मगर हम मारपीट में हमें न कोई संस्कार दिए गए, न हमको हमारे पाठ में पढ़ाया गया कि हम शस्त्र अस्त्र उठाएं और मारपीट करने का काम करें और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें उस प्रकार से। और आपने इतने साल में ये भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि हमने कभी भी राष्ट्रीय संपत्ति को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने कोई उपद्रव नहीं किया, शांतिपूर्ण तरीके से। और स्वरोजगार योजना अगर हम समझें, हमने सबने अपने अपने रोजगार, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 32 साल में स्ट्रगल किए हैं। बहुत तकलीफें उठाने के बाद 32 साल एक छोटा नहीं होता, पूरी उम्र का करीब करीब कम से कम आधा होता है। तो हम तो अपने को सुरक्षित वहां समझ ही नहीं सकते हो, या हम इतने शक्तिशाली, सवाल आया हो ही नहीं सकता जब तक कि हमको वैली में अलग से किसी जगह पे घाटी में एक वॉल्ड सिटी के अंदर, जिसमें हमारा केंद्र शासित राज्य चले, वहीं पे सेफ होने की चांसेस है। वहां वापसी घर के अंदर सेम मकान में जाकर के चाहे गवर्नमेंट जितनी भी हेल्प करे, आज की कंडीशन में कुछ पॉसिबल नहीं। ठीक है, यानी अभी भी आपके अंदर वो सुरक्षा का भाव या बाकियों के अंदर अभी सुरक्षा का भाव नहीं आ पाया है। रवि जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अब जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई है तो एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मूवी के आने के पहले तक आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है? अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लें तो जब से 14 के बाद से भाजपा की जो सरकार आई है, 370 हटाना और 35 से हटाना हमारी समझ से बहुत बड़ा एक कदम था, जो कि हमारे एक्टिविस्ट, जो हमारी पूरी सोसाइटी थी, वो इस विचार में रही नहीं 32 साल की ये वापस शायद ये क्या कहते हैं हटाया जा सकेगा। इसीलिए हम बार बार घाटी में अलग जगह लेकर के रहने की और केंद्र शासित प्रदेश में रहने की हिमायत कर रहे थे और कह रहे थे। तो हमें ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा दिखा है। और अगर किसी भी कंडीशन में बातें करने वाले तो बहुत से हैं जिनको ये दर्द मालूम नहीं है, वो तो अपनी बात कह सकते हैं, उल्टा सीधा ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। अगर आप देखिए प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है तो सवाल ही नहीं उठता। और काफी हुआ है और आशा, चाहे इस फिल्म के बहाने ही सही, एक दिख रहा है कि एक आंदोलन सा चल पड़ा है देश में, पिक्चर के देखते हुए लोगों को जागरूकता आई है। और शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जागरूकता जो है वो रवि जी जरूर आई है आपके पास। एक बार फिर से आएंगे, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रियांश है देहरादून से। जी प्रियांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, क्या राय है आपकी? ये जानना चाहता हूँ कि जैसे धारा 370 हटी है, जब से धारा 370 हटी है, 35A हटी है, हाँ। तो इसके बाद क्या वहाँ पे पर्यटन को लेकर, और जैसे रवि काशी जी बता रहे हैं कि वहाँ माहौल है, तो क्या हमें केवल 5 पर्यटकों के नाम बता सकते हैं जो कश्मीर में गए हों धारा 370 हटने के बाद और माहौल ठीक हो गया हो? रवि जी, आपने सुना सवाल? रवि जी आप अनम्यूट करें, रवि जी आप अनम्यूट करें। जी अनम्यूट है मेरा। जी अब अपनी बात पूरी करें। आपने सुना सवाल दर्शक का? हाँ, मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि कोई 5 नाम बताइए जो वहां गए हों, सेफ रहे हों। बिल्कुल नहीं। आपने अगर फिल्म भी देखी होगी तो उसमें भी आप देखेंगे एक लेडी बेचारी जो वहां से भाग के चली आई थी जम्मू, अपने को बचा करके, और जॉब में थी वहां पे। उसकी एक सहेली जो अन्य जाति की थी, उसने उसको कुछ समय के बाद प्रोत्साहित किया कि चलो अपनी सैलरी ले आओ वहां चल के, और चल के फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, अब हालात ठीक है। वो बेचारी जिस भी मजबूती में अपनी उस फ्रेंड के साथ गई और कश्मीर में वो उसके साथ घर पे रही, और उसके बाद जो सामने आया आप सबके सामने, वो अजीबो गरीब था और जिसको हम सोच नहीं सकते थे कि उन्होंने उसके साथ कितने लोगों ने रेप किया और उसके बाद मर्डर हुआ उसका। तो समझने की बात है, जब वही एक हुआ और बहुत से लोग वापस गए सरकार के इस आश्वासन पर कि आप आ जाइए, ज्वाइन कीजिए, सब काफी उसमें से काफी लोग मार खा के बाद में भी, अभी मतलब 2 साल पहले भी
वापस आए। तो इसी यही कंडीशन है जो हमारा एक दुख अभी आज भी है, जो विश्वास हमको नहीं है। और हम विश्वास तो एक चीज होती है, हमने प्रैक्टिकली देखा है, कोई सेफ नहीं है। ठीक, यानी कोई सेफ जो है वो आपको नहीं लगता। राजेंद्र, एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी झारखंड से हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत है, क्या राय है आपकी? मैम नमस्कार जी। सबसे पहले हमको कहना है मैम कि आज जितना भी देश में जितना भी बुराई का जड़ है, उस जड़ के पीछे कांग्रेस का हाथ है। और कांग्रेसी लोग का ही देन है जो आज जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को काट के अलग किया गया। इस सब बुराई का जड़ कांग्रेस है। और कांग्रेस को जब तक इस धरती से खत्म नहीं किया जाएगा तो कभी देश में शांति नहीं आने वाला है। ये कश्मीर भाई अगर वहाँ जाएंगे तो फिर इनको काटा जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा देशद्रोही कांग्रेस है, जिसने देश को बटा दिया और 14 लाख 70 लाख हिंदुओं को कटवा के। आप जानिए सबसे बड़ा आतंकवादी कांग्रेस है। उसको धरती से उजाड़ दीजिए, देश शांति हो जाएगा। ठीक है राजेंद्र जी, इस पर हम जवाब लेते हैं। रवि जी से हमारे साथ में जुड़े। रवि जी, आपने सुना यहाँ पर राजेंद्र जी अपनी राजनीतिक राय रखते हुए नजर आए। उनको लगता है कि कांग्रेस इसके लिए बड़ी जिम्मेदार है, उसकी ओर से कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए गए जिसके चलते कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर क्या राय है आपकी? एक सिंपल सा है, वो तो काफी समय हो गया और उन्होंने क्या किया वो सब सामने आ गया है। हाँ। उस पे अब कोई एक्शन शायद लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली अब मैं तो मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्मी को ज्यादा प्रेशराइज करके और ज्यादा ताकत दे करके कि जो उपद्रवी वहां पे हैं, आतंकवादी जो अभी भरे पड़े हैं, उनको रोका जाए कि वो बॉर्डर से बाहर से ना आ पाए। उसको बहुत सख्ती से निपटा जाए, तभी वो सफाई वहां पे गंदगी होगी। आतंकवादी बाहर से बॉर्डर से ज्यादातर आ रहे हैं और आर्म्स अम्यूनिशन भी वहीं से आता है। आर्म्स अम्यूनिशन कोई लोकल नहीं बनता, तो वो उसको रोक, सबसे बड़ी बात है उसको रोकने के बाद ही पॉसिबल होगा जब हाथ हथियार खत्म होंगे और इनको वहां से स्पॉन्सरिंग बंद होगी, तभी यहाँ पे शांति आ सकेगी, तभी आर्मी कुछ कर पाएगी और तभी कुछ शांति का हो पाएगा। और हम लोग वापसी जरूर अपनी मदरलैंड जाने का जो स्वप्न देख रहे हैं, कब होगा ये बता पाना मुश्किल है, मगर हाँ उसकी आशा हमको है। बिल्कुल। हमारे साथ में एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। अजीत जी हमारे साथ में है, कई बार जुड़ते रहते हैं और अपनी राय भी रखते हैं। कानपुर से हमारे साथ में अजीत जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या राय है आपकी? नमस्कार, मैं अजीत बोल रहा हूँ और रवि जी हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता था जी कि जैसे 370 धारा हट गई है तो क्या वहाँ आम लोगों जो कश्मीरी लोग पलायन कर गए थे उनके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी? अगर ऐसा जारी कर दी तो और 370 हटने के बाद नॉर्मल लोग ये था कि अपना दूसरे प्रदेश से भी लोग आकर के रह सकते हैं, अपना आवास बना सकते हैं, तो क्या सरकार ने इसके लिए अपने नियम कानून बना दिए कि हम अगर यूपी का आदमी चाहे कि कश्मीर में बस जाए तो वहाँ अपना रहना चाहता है तो क्या वो अपना निजी आवास बना सकता है? रवि जी फोन अनम्यूट करें। रवि जी फोन अनम्यूट करें। अनम्यूट ही है, अनम्यूट जी है। अब आ रही है जी, अब आप कंप्लीट करें। अजीत जी, मैं आपके सवाल का ये जवाब देना चाहूंगा कि आपका कहना सही है। 370 हटने के बाद ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कानूनी कि राष्ट्र का कोई भी नागरिक वहां जाके प्रॉपर्टी खरीद सकता है, रह सकता है। मगर वो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने, आपने घटनाएं अगर आप न्यूज में रहे हो, अट्रैक्ट रहे हो, तो देखेंगे एक बेचारा 2-3 लोगों ने ऐसा प्रयास किया तुरंत उसके बाद, और उनका कुछ ही दिनों के बाद एक होटल का मालिक था जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी और वहां पे होटल चला रहा था, कुछ ही दिनों के बाद आतंकवादियों ने उसका मर्डर कर दिया। तो वहां पे सेफ्टी नहीं है। नियम तो है, नियम तो हो गया, बिल्कुल सही है, रास्ता खुल गया अगर आप डॉक्यूमेंट्री बात करें, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप करा भी लेंगे अपने नाम प्रॉपर्टी तो उसके बाद वहां रह नहीं पाएंगे, वहां आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो एक लकूना अभी बाकी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जब तक आर्मी वहां पूरा सफाई नहीं कर देगी आतंकवादियों का, उनका सोर्स नहीं रोकेगी आने का बॉर्डर पार से, तब तक इसको आगे बढ़ने का साधन मुश्किल हो। ठीक है रवि जी, एक सवाल अभी मेरा भी है। आपने अभी यहाँ पर बड़ी बातें कही कि भले ही फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो अब तक उन नियमों का सही तरह से पालन जो है वो नहीं हो पा रहा है, लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने कहा आतंकवादियों को जब तक सफाया नहीं होता
तब तक वहां पर किसी बाहरी व्यक्ति का जाकर बसना पूरी तरह से इम्पॉसिबल आपको नजर आता है। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी कि आखिर कब ये जो तस्वीर है पूरी साफ हो पाएगी और कब इस तरह की चीजें हो पाएंगी। और आज हम लगातार बातचीत करें कि आखिर सुरक्षित तरीके से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी, क्योंकि लगातार कश्मीर फाइल्स के आने के बाद ये मुद्दा गरमाया हुआ है। रवि जी हमारे साथ में लखनऊ से बने हुए कश्मीरी पंडित हैं, उनके साथ में बातचीत करेंगे। रवि जी, मैंने आपसे सवाल किया था ब्रेक से पहले, उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मनीष खन्ना जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्या राय है आपकी, अपनी राय रखिए। मनीष जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मनीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। रवि जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। जी रवि जी, बताइए, अभी आपने कहा ना कि प्रैक्टिकली अभी ये असंभव नजर आता है कि कोई भी वहां पर जमीन लेकर बस जाए, सेफली रह सके, क्यों आखिर ऐसा है? और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि जब तक आर्मी आतंकवादियों को साफ नहीं कर देगी, उनका रास्ता बॉर्डर पर बंद नहीं कर देगी, तब तक ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बताइए कि आखिर जो कश्मीरी लोग हैं, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब खुद कश्मीर में रहने वाले लोग भी कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिनसे लोगों को नुकसान होता है, तो क्या वहां पर रहने वाली जनता भी इस चीज में सहभागिता निभाती है? उसका क्या रवैया होता है? मैं अपने विचार में ये कहूंगा कि लोकल आदमी प्रेशर में टेररिस्ट के जो पैसा आता है उसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए भी बहुत सी चीजें करती है। उनके पास इतना प्रेशर होता है आतंक करके कि उनको मजबूरी में वो सब चीजें करनी पड़ती हैं। अच्छा तो उनके लिए भी नहीं है, अगर आप देखें तो ये सब काम उनके लिए भी अधिक से अधिक संख्या के लिए लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, अच्छा नहीं है, उनको पसंद नहीं होगा, मैं नहीं समझता। क्योंकि इस घटना के पहले 1990 से पहले अगर आप मार्क करेंगे, इतना सौहार्दपूर्ण हम लोग का रहता था कि आपस में काफी सौहार्द था। सभी किसी चीज में कोई चीज ऐसी चीज दिखती नहीं थी जो जिसमें हमें भेदभाव दिखे। और हम समझ सकते हैं कि शायद ये कारण हमारा रहा, हमारे लिए कारण रहा कि भाई हम उस विश्वास में रहे, शायद विश्वास में हम रहे कि ऐसा हो पॉसिबल नहीं होगा, मगर हुआ। बड़ा दुखदाई रहा कि हमारे साथ पढ़ने वाला, हमारे साथ खेलने वाला, हमारे साथ पड़ोसी, हमारा दोस्त यार, सबने जिन्होंने हमको उठना बैठना था, उन्होंने घटनाएं ऐसी घटी कि उस घटना में उन्होंने हमको मारा, हमारे पड़ोसियों ने हमारे लिए। तो वो स्थिति बहुत खराब है। जब तक आतंक और बाहर के फॉरेन का छूटे उसमें कंट्रोल नहीं होगा, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, रोका जाएगा, तब तक शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी पॉसिबल नहीं। मंसूर जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मंसूर जी सोशल एक्टिविस्ट है जम्मू कश्मीर से, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है, जल्दी से उनकी राय जानते हैं। खन्ना जी हमारे साथ में मुंबई से। खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या राय है आपकी? हेलो जी खन्ना जी, जल्दी से अपनी राय रखिए। मैं खन्ना नहीं खट्टर बोल रहा हूँ। जी माफ कीजिएगा जी, अपनी बात रखिए। हाँ, मेरा कहना ऐसा है कि जब तक कश्मीर में मुस्लिम्स को ये नहीं समझाया जाए कि हिंदुस्तान में ही तुमने रहना है, एक उनको जो मस्जिदों में जो एंटी हिंदू सिखाया जाता है कुरान के हिसाब से, कुरान में लिखा है कि जो नॉन मुस्लिम है उसके साथ नहीं रहना है, उसको मारना है। जब तक वो चीज नहीं बताई जाएगी तो वो तो वही करेंगे जो उनकी किताब में लिखा है। तो उनकी किताब में जो लिखा है वही फॉलो करते हैं वो लोग। तो उसमें भाई काफिर के साथ कैसे करना है, जो ये तो मुश्किल है। ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। उनको मस्जिद में उनको सिखाएं, मस्जिद में ना सिखाएं और एजुकेशन कराएं, दूसरी नॉर्मल एजुकेशन को सिखाएं कंपल्सरीली। मस्जिद में क्या होता है उसको कंट्रोल, उसको नोटिस किया जाए कि वो एंटी इंडिया तो नहीं सिखा रहे वहाँ मस्जिद में मौलवी बैठ के। ठीक है, ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। एक दर्शक और हमारे साथ में जुड़ चुके, सबसे पहले उनको जोड़े थे। मनीष जी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, क्या राय है आपकी? मनीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मंसूर जी हमारे साथ में जुड़े। मंसूर जी, अभी आपने सुना दर्शक के सवाल को? हेलो जी मंसूर जी, आपने सुना दर्शक के सवाल को? हाँ जी, मैंने सुना। जी जी, जवाब दीजिए आप इस पर, आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब हमने जिस कंट्री में जन्म लिया है, हाँ, तो हम तो एक बात है, हमारा कुरान है, वेद है, हाँ, सब में लिखा है कि मतलब एक दूसरे का मतलब साथ निभाना है, एक दूसरे से रहना है, हाँ, और किसी बुराई नहीं करनी है। ये जो बदकिस्मती से मैं ताबीर करता हूँ कि जो हमारा इंडिया है तो सबका इंडिया है, चाहे इसमें मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, क्योंकि इंसान तो एक है।
धर्म तो अलग अलग है, अपने अपने धर्म का सबको एहतराम करना है और हर एक धर्म सिखाता है हमें, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बौद्धिज्म हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो। हाँ। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, लोकुम दीनकुम वलिय दीन, अपने अपने दीन की रखवाली करो। और हमारे पास सबसे बड़ी वो ये मतलब नुस्खा है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। मगर बदकिस्मती है कि मतलब हमारे इस इंडिया में हम पर मतलब ये जो मतलब एक खुशगवार और एक गुलदस्ता हमारे लिए है। गुलदस्ता इसलिए कि इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मगर लगता है कि जब हमारे कंट्री में एक दूसरे से लोगों को लड़वाते हैं, चाहे वो हिंदू को मुस्लिम के साथ, मुस्लिम को हिंदू के साथ, पहाड़ी को गोजर के साथ, गोजर को पहाड़ी के साथ, इसको मैं कह सकता हूं कि ये तो एक मतलब एक पॉलिटिक्स ट्रेंड है और वोट बैंक का मतलब ये किस्सा है। वरना हम एक है, क्योंकि जो हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 90s में जो हादसा, उसको मैं हिस्ट्री में एक्सीडेंटल इंसिडेंट कहता हूं। क्योंकि एक बात है कि मतलब यहाँ तो है कि जो मतलब कश्मीर फाइल्स जो बनी है, इसमें एक बात है, यहाँ जो ये मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री में एक एक्सीडेंट था। इसमें हिंदू भाई, मुसलमान भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई सब तो इसमें मतलब इफेक्ट हुए हैं। इफेक्ट हुए हैं तो ये किसी का नहीं मानना है। कई तो हमारे हिंदू भाई इफेक्ट हुए हैं और वहाँ मुसलमान भाई भी इफेक्ट हुए हैं या सिख भाई भी इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी सबको ही असर पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए सरकार ने अब तक क्या किया और कब इनकी वापसी सही तरह से हो पाएगी, इस पर हम लगातार बातचीत करें।